हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू फिक्स योर फाइनेंस एनआरआई स्पेशल एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं हिमांशु, जो कनाडा में रहते हैं। 7 साल पहले बिना कोई कैनेडियन डिग्री के वो इंडिया से कनाडा मूव हुए। इन 7 सालों में उन्होंने अपनी इनकम 8 गुना से बढ़ाई, 2 घर खरीदे कनाडा में और आज उनके पास एक पैसिव इनकम भी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज उनके फाइनेंसेस को समझेंगे और हम कंपेयर करेंगे इंडिया और कनाडा के कॉस्ट ऑफ लिविंग और अपॉर्चुनिटीज को भी। स्पेशल थैंक्स टू राइज बाय मोतीलाल Oswal for supporting this video. Let's begin. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हम हैं हिमांशु के साथ। हिमांशु कनाडा में रहते हैं, उनकी कहानी सुनेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंस। स्पेशल थैंक्स टू राइज बाय मोतीलाल ओसवाल फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। हिमांशु, वेलकम टू फिक्स योर फाइनेंस। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। क्या आप अभी भी कनाडा में रहते हो? मैं कनाडा में रहता हूँ, राइट। बताइए अपने बारे में। आप कितने साल पहले कनाडा शिफ्ट हुए, क्या करते हो आप? मैं 2019 में अराउंड 6 years बैक कनाडा मूव हुआ था। अभी करेंटली आई एम वर्किंग एज अ टीम लीड IT सेल्स में एंड आई हैव बीन वर्किंग विद देम फॉर अराउंड 3 years। उससे पहले इंडिया में मैंने 2 साल बैंकिंग में काम किया है एंड आफ्टर मूविंग टू कनाडा मैंने अराउंड 2.5 years इंश्योरेंस में भी काम किया है। तो आप 2019 में जब कनाडा शिफ्ट हुए थे तब आपकी उम्र कितनी थी? मैं अराउंड 26 का था। 26 में जब आप कनाडा फर्स्ट ईयर में शिफ्ट हुए, आपकी सैलरी तब क्या थी और उस 1 साल पहले इंडिया में क्या सैलरी थी? कनाडा में जब मूव हुआ मैं, इट वाज अराउंड 30,000 एनुअली। 30,000 कैनेडियन डॉलर्स। करेक्ट। उस टाइम पे 50 रुपए का होगा, मतलब आपकी कनाडा में फर्स्ट ईयर की इनकम 15 लाख पर एनम थी। करेक्ट। इंडिया में क्या थी उसकी 1 साल पहले? इंडिया में थी 7 लाख के अराउंड। ठीक है, चलिए। तो आपने 15 लाख रुपए से स्टार्ट किया 2019 में। आज 2026 में हिमांशु, आपकी मंथली इनकम कितनी है? फिक्स्ड इनकम अराउंड 6,000 है, प्लस कमीशंस वगैरह हैं तो अराउंड 7-8,000 हो जाता है। 7-8,000। क्या आप अभी सिंगल हो कि आपकी शादी हो चुके हैं? मैरिड हूँ। आई गॉट मैरिड अराउंड 4 years बैक। क्या आपकी वाइफ भी कनाडा में आपके साथ रहती है? हाँ, दोनों साथ में रहते हैं। तो आप दोनों की कलेक्टिव मंथली इनकम कितनी है? कलेक्टिव मंथली इनकम अप्रोक्सीमेटली 12,000 है, जो हमारी फिक्स इनकम है। प्लस बिकॉज मैं सेल्स में हूँ, मेरी कमीशन आती है क्वार्टरली, विच कैन वेरी, बट अगर हम एनुअली देखेंगे तो इट गोज समवेयर बिटवीन 15 and 20,000 डॉलर्स। और सेम मेरी वाइफ की भी कमीशन बेस्ड है, फिक्स प्लस कमीशन है, सो उसकी भी कमीशन आ सकती है एनीवेयर बिटवीन 15 to 25,000 डॉलर्स एनुअली। तो अगर हम कमीशंस और आपकी फिक्स पे को गिने तो आप दोनों की मंथली इनकम करीब 14 से 15,000 डॉलर है। करेक्ट। विच मीन्स कि आपकी इंडियन रुपीस में करीब 9 से 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। इज दैट इनफ टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ इन कनाडा? Yeah, I think that is decent. That is a decent income to live a comfortable life. You said decent? Decent, because Canada में with this income you cannot afford a house help or other services, जो कि इंडिया में आप बहुत कम इनकम में भी अफोर्ड कर सकते हो। देखिए हिमांशु जी, रुके। इंडिया है एक डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया का सर्विस सेक्टर आज के दिन है ही इतना सस्ता, इतना अच्छा, क्योंकि इधर लेबर काफी ज्यादा चीप है। बट उसके हिसाब से आई एम गेसिंग कि आपका पे अगर इंडिया में रहते वर्सेस उधर, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। बहुत डिफरेंस होता। हिमांशु, आपके एक्सपेंसेस को डिस्कस करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या आप आज के दिन सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो कि और भी जगह आपने पैसा वगैरह डाला हुआ है? मैं डायरेक्टली इंडियन मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट मैंने एक ETF ले रखा है जिसका एक्सपोजर है इंडियन मार्केट में। जैसे आप इंडिया और कनाडा ऑलरेडी दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हो, वैसे ही आपको एक और मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये सिर्फ हिमांशु आपके लिए नहीं, आप सभी के लिए है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएस मार्केट्स। दिस इज नॉट अ जोक। ट्रम्प, टैरिफ्स और रिसेशन फियर्स के बीच में एक नैरेटिव चल रहा है कि यूएस इकोनॉमी तो खत्म हो रही है। बट लेट्स लुक एट द नंबर्स। यूएस इकोनॉमी का साइज लगभग $30 ट्रिलियन है, चाइना का अप्रॉक्स $19 ट्रिलियन और इंडिया का अराउंड $4 ट्रिलियन। इवन हाइपोथेटिकल सिनेरियोज में अगर यूएस का ग्रोथ रेट अगले 10-20 साल के लिए फ्लैट भी हो जाए ना, और चाइना अगर 5% से ग्रो करे, या फिर इंडिया एकदम ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट के साथ
आगे बढ़ते रहे, फिर भी कन्वर्जेंस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस. यूएस विल कंटिन्यू टू बी द नंबर वन कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और ये डेटा सिर्फ एक चीज दिखाता है कि यूएस इकोनॉमी का जो स्केल है ना वो काफी बड़ा है और उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस भी है. टेक्नोलॉजी उनमें से एक मेजर फैक्टर है. एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सेक्टर्स में यूएस कंपनीज हिस्टोरिकल लीडर्स रह चुकी है. 20 साल पहले इंडिया या कनाडा में अगर आप रहते थे तो आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आपका यूएस कंपनीज के साथ इंटरेक्शन काफी कम था. बट आज के दिन टेक्नोलॉजी की वजह से हर दिन हम 4 से 5 घंटे इन कंपनीज को अपना टाइम दे रहे हैं. सो माइट एज वेल कंसिडर इन्वेस्टिंग इन देयर जर्नी इन दीज बिजनेसेस एंड ग्रो आवर मनी एज वेल. लेट्स लुक एट द रिटर्न्स. ठीक है, नैस्डैक 100 जो यूएस की लार्ज टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, उसने पिछले 10 सालों में करीब 491% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है. दैट्स अ वेरी बिग नंबर. इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्की नहीं है, बट इट डज हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एंड यूएस एक्सपोजर एज वेल. और आज के टाइम पे ना इंडिया में बैठे बैठे यूएस में इन्वेस्टिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है. राइज बाय मोतीलाल ओसवाल एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग को सिंपल और कंप्लायंट तरीके से एनेबल करता है. जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस, फुली रेगुलेटरी कंप्लायंट. डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं. यूएस मार्केट्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए अभी के अभी चेकआउट राइज बाय मोतीलाल ओसवाल. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, लेट्स कंपेयर योर एक्सपेंसेस एंड सी की कितना ज्यादा आप बचा पा रहे हो, कितना ज्यादा तरक्की कर पा रहे हो. तो आपकी टोटल डिस्पोजेबल मंथली इनकम है $11,500. आपने इधर इंटरेस्टिंगली लिखा है हाउसिंग ईएमआई स्लैश रेंट में आपने $2,450 लिखा है और हाउसिंग ईएमआई 2 $2,400 है. ये क्या है? हमने अराउंड 3 years बैक अपना प्राइमरी घर खरीदा था. Okay. 2450 जो ईएमआई है वो हमारे प्राइमरी हाउस की है जो कि कॉन्डो है, विच इज लाइक एन अपार्टमेंट इन इंडिया. फिर हमने अराउंड 1.5 years बैक एक और टाउन हाउस लिया, कॉन्डो टाउन हाउस कहते हैं उसे. उसकी ईएमआई इज अराउंड अगेन सिमिलर अमाउंट $2,450. ये जो आपने पहला घर खरीदा था कॉन्डो, उसकी कीमत कितनी थी और उसका साइज कितना है? ये जो कॉन्डो मैंने लिया था अराउंड 3 years बैक लिया था, उस समय इसका प्राइस था $556,000 जो घर है इट इज एन ओल्डर बिल्डिंग. सो ये बड़ा कॉन्डो है, इट्स अराउंड 1200 स्क्वायर फीट. 1200 स्क्वायर फीट का घर है, $556,000 का लिया था. करेक्ट. जिसकी आज कीमत है, आज के कन्वर्जन में कीमत है 3.7 करोड़. ऑलमोस्ट यस. इधर मैं देख सकता हूँ कि आपका मेंटेनेंस ही $1,000 है. करेक्ट. सो ये जो है मेरे दोनों जो हाउसेज है जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ जिस कॉन्डो में, और दूसरे का मिला के है. फर्स्ट मैं अपने प्राइमरी घर का बताता हूँ. उसका मेंटेनेंस इज अराउंड $820, बट उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. फिर भी थोड़ा ज्यादा है. मतलब इंडिया में मेंटेनेंस टू रेंट या फिर मेंटेनेंस टू ईएमआई का रेशियो जो है वो 1:10 या 1:20 होता है. हाँ, काफी ज्यादा है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है. तो ये घर आपने लिया और यहाँ पे आप अभी रह रहे हो. इसकी ईएमआई है $2,450. करेक्ट. दूसरा घर क्यों खरीदा आपने, बताइए? कुछ टाइम पहले कनेडियन मार्केट बहुत बूम कर रहा था, प्राइजेस घर के बढ़ रहे थे, तो इवेंचुअली थॉट प्रोसेस ये था कि एक और घर खरीद लेते हैं, मे बी उसके प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे. प्लस कनाडा में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, प्लस जो ईएमआई जाती है और जो रेंटल इनकम मिलती है उस घर से, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल. जैसे मैं इस घर का बताता हूँ आपको, जो मेरा सेकंड हाउस है उसकी ईएमआई मेरी अराउंड 2,484 जाती है और उसका रेंट मुझे मिलता है अराउंड $2,300. व्हाट? यस. हर साल रेंट कितने परसेंट से बढ़ता है हिमांशु? 4 to 5% के अराउंड. 4 to 5% के हिसाब से विद इन 5 years योर प्रॉपर्टी विल बी कैश फ्लो पॉजिटिव. करेक्ट. क्योंकि आपका ईएमआई कांस्टेंट रहने वाला है लेकिन रेंट बढ़ने वाला है. एक्चुअली कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है नेक्स्ट अराउंड 2 years में भी हो जाए, बिकॉज अभी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्लाइटली हाई, नॉट वेरी हाई. क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये प्राइमरी प्रॉपर्टी है लोन 1, उसका 5.14 है. तो क्या होता है, मैंने 3 years का लिया था प्रॉपर्टी 1 के लिए, जिसका रिन्यूअल मेरा अभी आ रहा है. वेट 3 साल का लोन? सो लोन 30 years का होता है. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 years के लिए फिक्स्ड रहता है, उसके बाद आप बैंक से फिर जाके रिन्यूअल कराते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन उस समय क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, आपको 3 years फिक्स लेना है, 4 years लेना है, 5 years आप ले सकते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है उसमें. सो 5.14 वॉज द गोइंग रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
अभी मैं फिक्स 3 इयर्स लेने जाऊं आज की डेट में तो अराउंड 3.7% 3.8% पे मिल जाएगा, तो मेरा ईएमआई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने वाला है। विच मीन्स कि आपका जो रेंटल प्रॉपर्टी है वो तो और भी जल्दी कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है अगर उसमें भी सेम प्रोडक्ट है तो। करेक्ट। दोस्तों, हिमांशु से बात करके ये रियलाइज हो रहा है कि कनाडा में रियल एस्टेट के दो बड़े एडवांटेजेस है। जो रेंटल यील्ड है वो इंडिया से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, 1-2% नहीं है, 3% भी नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा है। और इंटरेस्ट रेट जो है लोन्स के वो भी कम है, जिसके वजह से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक पॉइंट पे रेंट ईएमआई से ज्यादा हो जाएगा। इंडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि होम लोन का इंटरेस्ट रेट, होम लोन सबसे सस्ता प्रोडक्ट है इंडिया में, फिर भी 7.5, 8, 8.5% तक जाता है। तो आपके ये है दो प्रोडक्ट्स, मंथली पेमेंट्स 2450, 2484। क्या आपने इस मंथली इनकम में रेंट डाला है? नहीं, इसमें रेंट इंक्लूडेड नहीं है। अरे ऐसे कैसे, रेंट भी तो डालिए। रुकिए, ये रेंट फिक्स है, हर महीने आता है? फिक्स है, करेक्ट। 2-3 कितना है? 300, ये पोस्ट टैक्स है कि इसमें कुछ टैक्स वगैरह लगता है? मे बी $200-300 टैक्स आता होगा इसमें। 2000 गिन ले इसे। हाँ। 13,500 कैनेडियन डॉलर्स Right. हर महीने आपके घर आ रहे हैं। लेट्स नाउ लुक एट योर अदर एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस है $1000, इलेक्ट्रिसिटी आपने बोला ऑलरेडी इंक्लूडेड है। करेक्ट। फूड प्लस ग्रोसरीज इज $700, करेक्ट। 47,000 रुपीज। इंडियन किचन में जो जो स्पाइसेस होते हैं वो आप कनाडा में भी रख रहे हो, यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइज। एग्जैक्टली सेम कनाडा में भी मिल जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है इंडिया से। अब आपने पहले ही बोल दिया कि उधर इतनी अच्छी इनकम के बावजूद आप कुक नहीं हायर कर सकते। फुल टाइम कुक इज अनअफोर्डेबल बिकॉज वहाँ कुक हो या हाउस होल्ड हेल्प हो, उनका आवरली रेट होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस इनकम में एटलीस्ट। क्या है मंथली उधर एक कुक का कॉस्ट? आवरली कॉस्ट क्या होगा? आई थिंक इट वुड बी समवेयर बिटवीन $20 to $30 आवरली मिनिमम। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो 4,000 रुपए पर डे फॉर 2 मील्स एटलीस्ट। नाउ आई टेल यू इंडियाज कॉस्ट, 7,000 rupees per month for 2 meals. So there is a stark difference in the minimum pay and the wage laws between India and Canada. ठीक है, तो आप लोग खाना तो खुद ही मैनेज कर रहे हो? खुद मैनेज करते हैं, प्लस हम ऑर्डर भी करते हैं वीकली, मे बी 2 बार ऑर्डर कर लिया या कभी वीकेंड पे डाइन आउट कर लिया। ठीक है, तो फूड डिलीवरी और डाइनिंग आउट में कितना खर्चा होता है? डाइन आउट में अगर मंथ का ले लें अराउंड 400, और डिलीवरीज का आप मंथली $200-300 और ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल और कम्यूट। तो बताइए, हाउ डू यू ड्राइव? डू यू हैव अ कार देयर? डू यू हैव अ व्हीकल? सो कार है, मोस्टली मंथली एक्सपेंस ऑन फ्यूल इज अराउंड $200-250। व्हाट काइंड ऑफ अ कार आर यू ड्राइविंग देयर? सो इट्स अ Hyundai Santa Fe। क्या उसका कोई लोन चल रहा है अभी? हाँ, उसको मैंने लोन पे लिया था अराउंड 1.5 years बैक। उसका बाई वीकली लोन पे करते हैं विच इज $360 बाई वीकली। मंथली आप कन्वर्ट करोगे तो $720 से थोड़ा ज्यादा आएगा। टोटल कॉस्ट क्या था इस गाड़ी का? अराउंड $57,000। विच इज 37,85,000। इंडिया में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट विल बी एनीवेयर बिटवीन 45 to 55 lakhs। तो इंडिया में एक चीज तो अभी भी बहुत ज्यादा महंगी है, वो है गाड़ियां। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस गिन लिए। आपका टोटल मंथली लिविंग एक्सपेंसेस इज $9,000, इज दैट करेक्ट? करेक्ट, अराउंड दैट। इज इट सेफ टू से कि आप हर महीने $4,000 बचा पा रहे हो? नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज इन एक्सपेंसेस के बाद हमारा वेकेशन होता है, सो हम रेगुलरली आउट स्टेशन जाते हैं, प्लस एनुअल एक्सपेंस होता है क्योंकि हम इंडिया आते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्वार्टरली वेकेशंस में कितना जाता है? क्वार्टरली वेकेशंस में 1500 to 2000, अगर हमने 2 ट्रिप्स किए हैं तो $2,000 हम मान सकते हैं। सो $600 करीब पर मंथ क्वार्टरली वेकेशन में जाता है। एनुअल ट्रिप टू इंडिया में आपका कितना खर्च होता है? $5,000? $5,000 तो मे बी टिकट्स में, उसके बाद थोड़े गिफ्ट्स और घूमने का, आप एक महीने के लिए आ रहे हो तो एक्सपेंस मतलब 7,000-8,000 खर्च हो जाता है। ठीक है, अगर हम ये दोनों चीजें भी ऐड करते हैं तो आपके करीब $10,000 क्रॉस नहीं हो रहा है, इज दैट करेक्ट? करेक्ट, अराउंड $2,000। तो आप हर महीने 3,500 रुपए बचा पा रहे हो? 3,500 नहीं बचते क्योंकि मुझे लगता है और थोड़े इधर उधर एक्सपेंसेस हो जाते होंगे, बट अराउंड 2,000 आई थिंक बच जाते हैं। $2,000-2,500 बच जाते हैं हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। सो बिकॉज हमने घर लिया था इनिशियली, हमने डाउन पेमेंट की हुई है दोनों घरों पे 20% सो Lovely. उस वजह से हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी स्टार्टिंग में। अब थोड़ा रूम रहता है इन्वेस्टमेंट का,
सो एक तो मेरी वाइफ की इनकम से आरपीपी कहते हैं एक प्रोडक्ट, सो वो 4% कंट्रीब्यूट करती है और कंपनी मैच करती है 4%। सिमिलर टू ईपीएफ। ईपीएफ में इंडिया में कंपनीज मैच करती हैं क्या? यस, हाँ कई सारी कंपनीज करती हैं। हाँ, देन इट इज वेरी सिमिलर टू ईपीएफ। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट तक आ रहा है। आप मुझे ये बताइए इसमें व्हाट इज द टिपिकल इंटरेस्ट रेट? ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट होता है तो अराउंड 10% 12% आ जाता है। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू नेशनल पेंशन स्कीम। ओके। एनपीएस जो बोलते हैं इंडिया में, वही है। तो $350 आपके हो गए आरपीपी में। आपकी कंपनी नहीं करती? मेरी कंपनी नहीं करती है। तो फिर आप हर महीने कैसे इन्वेस्ट करते हो? अगेन क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हमारी जो भी सेविंग्स थी हमने डाउन पेमेंट में लगा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा थी उस समय। कितनी थी आपकी सेविंग्स और कितना डाला आपने? जो हमने अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी खरीदी उसमें अराउंड $120,000 हमने डाउन पेमेंट किया, तो दैट वाज ऑलमोस्ट ऑल आर लिक्विड सेविंग्स। अभी जो हमारे पास लिक्विड सेविंग्स आप पूछोगे तो इज अराउंड $15,000 to $20,000। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि आपने ज्यादातर आपका पैसा लिक्विड सेविंग्स में ही है। लिक्विड सेविंग्स प्लस टीएफएस से एक प्रोडक्ट है, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट होता है, उसमें मेरा और मेरी वाइफ का मिला के अराउंड 15 to 16,000 है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो $15,000 आपकी सेविंग्स है नॉर्मल बैंक अकाउंट में, और टीएफएसए टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में आपका $15,000 है। बाकी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये सब में आप लोगों ने कुछ इन्वेस्ट नहीं ये किया है। टीएफएसए में ही हमने ईटीएफ्स में कर दिया है, तो हम वो टीएफएसए के थ्रू ही कर रहे हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है दैट इज टैक्स फ्री। पूरा गेन भी टैक्स फ्री है? पूरा गेन टैक्स फ्री है, बट द कैच इज एवरी ईयर देयर इज अ लिमिट कि आप इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अभी अराउंड 6,500 एनुअली चल रही है। 6,500 एनुअली, विच इज नॉट इनफ फॉर यू गाइस एट दिस पॉइंट। ऑफ कोर्स पिछले 2-3 साल तो आपका ऑफ कोर्स डाउन पेमेंट में ही डालने में चला गया, बट अब अगर आप महीने के 3-3,500 रुपए बचा रहे हो तो आपके लिए 6,500 साल का लिमिट इज नॉट इनफ। सो दिस इज सिमिलर टू इमेजिन पीपीएफ, बट पीपीएफ में आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वैसा प्रोडक्ट है कनाडा का। ठीक है हिमांशु जी, अब बताइए मेन कारण फिक्स योर फाइनेंस में आने का क्या रीजन है? मे बी इन द फ्यूचर हम प्लान करते हैं इंडिया मूव होने का, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ अपने कलीग्स को जो सिमिलर प्रोफाइल में थे मेरे टाइम, उनकी इनकम काफ़ी अच्छी हो गई है। अब उस इनकम को हम कनाडा की इनकम से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आपने बोला आपकी इनकम करीब 6,000 कैड, करेक्ट राइट? करेक्ट। 4,02,000। योर एज इज 32। व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड? पीजीडीएम किया है मैंने, पीजीडीएम। पीजीडीएम एमबीए किया है। तो आप बोल रहे हो कि 32 की उम्र तक लोग 4,02,000 तो नहीं, बट 3 लाख तक पहुंच गए। 2 से 3 लाख के बीच में, डिपेंडिंग किस फील्ड में है। और एक्सपेंसेस को अगर कंपेयर करें देन 2.5 लाख का लाइफस्टाइल विल बी बेटर देन 4 लाख लाइफस्टाइल इन कैनेडा। एग्जैक्टली, प्लस आपका रेंटल एक्सपेंस नहीं है, अगर आप पेरेंट्स का घर है, पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो यू वांट टू मूव बैक टू इंडिया? इवेंचुअली यस, सो हमारा यही प्लान है, मे बी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में वापस कनाडा इंडिया आने का। अगले 3-4 साल में? दैट विल मीन कि आपको फिर एक घर का लोन तो बंद ही करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो अ थिंग जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा उस समय। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये जो 2450 का जो आप जिस घर में आप रह रहे हो उसका रेंट कितना है टिपिकली? उसका रेंट वुड बी अराउंड $3,000 राइट नाउ। तो मतलब वो घर तो कैश फ्लो पॉजिटिव ही नहीं है, बिकॉज 2450 तो ईएमआई है, प्लस $800 मेंटेनेंस है, और अराउंड $100 प्रॉपर्टी टैक्स भी है, एंड इंश्योरेंस भी होता है अराउंड $50 का, होम इंश्योरेंस। सो अभी के हिसाब से देखें, अगर मैं उस घर को अभी रेंट पे दे देता हूँ तो आई वुड बी अराउंड $-400। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5.14 है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.7 पहुंच जाएगा तो ठीक ठाक डिफरेंस पड़ जाएगा। आई थिंक अराउंड $300-400 ईएमआई कम हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट कैश फ्लो आ जाएगा। तो आपके पास ये है कि अब ये 2 घर में से आपको एक घर बेचना है, जो घर आपको लगता है कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू अभी पीक हो चुकी है, शायद आगे नहीं बढ़ेगा, गुड टाइम टू एग्जिट। हाँ वही कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी जिस घर में हम रह रहे हैं वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो उसमें एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर में। बट जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल न्यू है, तो उसका एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में ठीक ठाक इंक्रीज होगा। तो एक तो हो गया, आप बोल रहे हो कि एक घर तो आप बेचने ही वाले हो आने से पहले। यस। घर की कीमत इन टुडेज टर्म कितना है?
अभी अराउंड मे बी 550,000 का है, बट अगेन अभी मार्केट बिल्कुल डाउन है कनाडा में। तो कनाडा में है अभी इश्यूज बहुत ज़्यादा। करेक्ट। मतलब आप यू आर ऑन द गुड साइड कि आपको अभी अच्छी इनकम मिल रही है, आपकी वाइफ की भी अच्छी इनकम है, आप लोग का जो बेट्स है वो बेट भी रेंट टू ईएमआई आपका अच्छा चल गया। बट आई एम गेसिंग बहुत सारे इंडियंस के लिए कनाडा अभी अच्छा नहीं रहा। करेक्ट, क्योंकि इमिग्रेशन थोड़ा टाइट कर रहे हैं, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी जॉब लगने में इशू आ रहा है, पीआर मिलने में इशू आ रहा है, so बहुत सारे लोग वापस भी मूव हो रहे हैं। पीआर अभी बहुत मुश्किल हो गया है, तो बाहर से पीआर मिलना बहुत मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस यू आर वर्किंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड, जैसे नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, इनके लिए अभी भी रीजनेबल है, उनको इजीली मिल जाता है। कनाडा में हेल्थ केयर के इश्यूज हैं, हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट एज गुड एज इट इज इन इंडिया। हाँ, व्हाट इज द साइज ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम? कनाडा में हेल्थ केयर इज फ्री। वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा? वेटिंग होती है, आपको जनरल अगर अपने फिजिशियन के पास जाना है तो आप दिखा सकते हो, बट उसके बाद आपको कुछ कराना है, आपको एमआरआई करानी है, एक्सरे कराना है, दैट कुड टेक मंथ्स अनटिल एंड अनलेस यू आर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। दिस इज सो डिस्टर्बिंग। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है मेरे वाइफ के कंपनी के थ्रू, सो उस हेल्थ इंश्योरेंस में डेंटल कवर होता है, आईज कवर होता है, बिकॉज वो फ्री हेल्थ केयर में इंक्लूडेड नहीं है, और प्लस फिजियोथेरेपी वगैरह होती है, आपको कुछ इश्यूज हो जाए तो ये सारी चीज़ें उससे कवर होती हैं, क्योंकि डेंटल कोई इशू आ गया दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। कुछ लोगों को अगर रूट कनाल कराना है तो वो प्रेफर करते हैं कि इंडिया आके रूट कनाल करके चले जाए। So, do you guys have a health insurance in India? नो, we do not have a health insurance in India. Fix Your Insurance is our insurance company. You can book a call and they will help you out with the best health insurance plans for NRIs. Okay. जितने भी NRIs है, you can book a call and if you are an Indian आप फिर भी explore कर सकते हो। Okay. क्योंकि दिस इज़ अ लेजिट प्रॉब्लम। मेरे फ्रेंड्स भी जब यूएस में रहते थे वो लोग इंडिया आते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट्स कराते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, आपका मेन गोल है कि 5 साल या 4 साल में हमें इंडिया वापस आना है। डू यू वॉन्ट टू कम हियर एंड रिटायर और स्टार्ट अ बिजनेस, और डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू वर्किंग? आई डू नॉट वॉन्ट टू वर्क इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मेरा एम है इंडिया आके अपना बिजनेस स्टार्ट करना, बिकॉज मुझे अभी लगता है आफ्टर वर्किंग इन कैनेडा, वहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके बाद इंडिया में काम करना इज वेरी डिफिकल्ट। No, that is 100% true, 100% true. But a disclaimer, business में work life balance is not good क्योंकि there will be nights where you have to work forever, but you will have the freedom to choose कि आप कब काम करना चाहते हो. You can design your life according to you. ठीक है, तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आप यू हैव टू रिटर्न एज अ रिच पर्सन, एज अ रिच कपल। यस, वो करना है। तभी एम ये है कि एटलीस्ट 3-4-5 ईयर्स रहे, ताकि थोड़ी हमारी सेविंग्स बढ़ जाए, मे बी घर में इक्विटी बढ़ जाए, तो हम एक घर सेल करें तो उससे कुछ इक्विटी मिल जाए जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिल्ली में गाजियाबाद में जब आप वापस आओगे, व्हाट काइंड ऑफ मंथली इनकम डू यू वांट टू जनरेट फ्रॉम योर पोर्टफोलियो? एटलीस्ट 1 लाख हो पैसिव इनकम, सो दैट बिकॉज यहाँ पे हमें रहने का इशू नहीं है, पेरेंट्स का घर है, तो हमें रेंटल हमारा एक्सपेंसेस नहीं होंगे। लवली, आपको चाहिए करीब 1 से 1.5 लाख की मंथली इनकम जो सॉर्टेड हो। ओके, मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, आपका जो ये घर है, अगर ये घर आप बेचते हो आज के दिन, तो आपको करीब 3.5 करोड़ के अराउंड मिलेगा। इस खराब मार्केट में भी 3.5 करोड़ के अराउंड तो मिल ही जाएगा। कनाडा में प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? मतलब जब बेचते हो तो गेन्स पे कितना टैक्स लगता है? प्राइमरी हाउस पे गेन्स पे टैक्स नहीं लगता। वाओ! तो इसमें से एक भी घर अगर आप बेचते हो तो ये पूरा का पूरा प्रोसीड तो आपके लिए फ्री ही हो जाएगा। करेक्ट। होपफुली आप होप कीजिए कि ये आपको इस रेट में ना बेचना पड़े, आपको $600 मिले या $650 मिले। ठीक है, तो इन एक घर बेचने से आपके 4 करोड़ तो आ जाएंगे। अब ये 4 करोड़ में से अगर हम आपका आउटस्टैंडिंग लोन हटाए तो आपका करीब हाथ में 200,000 कैड आएगा अगले 3 सालों में, विच इज इक्वल टू 70 हो जाएगा जब तक आप इधर वापस आ जाएंगे। तो 1,40,00,000 तो आपके घर से आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना पैसा कमाना है इंडिया में आने के पहले, ताकि आप उससे 1 से 1.5 लाख रुपए का रिटर्न जनरेट कर पाए। ओके, वॉट एवर द अमाउंट इज, उसमें से आप हर साल 4% या 4.5% निकाल सकते हो। ओके, बाय दैट लॉजिक योर रिक्वायर्ड कॉर्पस 1.5 लाख रुपए पर मंथ इंटू 12 इंटू 30,
5,40,00,000 आपको बचा के इंडिया लाने हैं. इफ यू डू दैट, your lifestyle will be forever protected. You will not be in a hurry to earn from your business from day one. आपके पास वो रिस्क एपेटाइट होगा और वो रिस्क एपेटाइट की वजह से आप ज्यादा पेशेंट रह पाओगे. 5.5 करोड़. What do you think? You are laughing right now. बिकॉज अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से वो पैसा आने में काफी टाइम लगेगा, सो आई थिंक वी नीड टू इंक्रीज आवर सेविंग सिग्निफिकेंटली. आप महीने का कितना बचा रहे हो? आप महीने का बचा रहे हो $3,000. Is that possible? या दैट Now the good part is कि $3,000 is 2 लाख रुपए. आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो? मैंने ETF एक ले रखा है TFSA में, जो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है. मुझे बताइए TFSA अकाउंट जो है आपका, TFSA अकाउंट, करेक्ट. उस अकाउंट में अभी कितना बचा है, कितना और बचा है डालने के लिए? उससे पहले हमें मैक्स आउट करना है. 65,000 की लिमिट बची हुई है एटलीस्ट. 65,000 की लिमिट बची है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इस अमाउंट को अगले 2 सालों में मैक्स आउट करेंगे. $2,700 आपको हर महीने TFSA अकाउंट में डालना है. इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट. तो आपको टैक्स फ्री इक्विटी रिटर्न्स मिल रहे हैं जो इंडिया में नहीं मिल सकता. इसके साथ साथ जो बाकी का पैसा बच रहा है हर महीने, वो आपको अपने NRE अकाउंट में डालना है. NRI का जो अकाउंट है. और फिर आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो. आप ये फिगर आउट करो कि हर महीने कितना डाल सकते हो. ठीक है. आई थिंक $200 आप डाल सकते हो. वो $200 को आप हर महीने डालो और उसकी SIP शुरू करो सीधा. ओके. SIP आपको शुरू करनी है 40% इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, 20% ईच. 30% इन अ फ्लेक्सी कैप फंड. और बाकी का जो 30% है उसमें से 10% इन गोल्ड, 10% in US mutual funds and 10% in a mid cap or a small cap fund. Okay. जब ये TFSA का पूरा बैलेंस खत्म हो गया हो, उसके बाद आपको पूरा का पूरा अमाउंट इंडियन म्यूचुअल फंड्स में वाया NRE अकाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है. तो मैं आपको बताया था कि आपका हर महीने करीब 2,30,000 जितना इन्वेस्ट हो रहा है अक्रॉस बंच ऑफ एसेट्स, कंसिडरिंग अ रिटर्न ऑफ नॉट मोर देन 11%. थोड़ा कंजर्वेटिव करते हैं, 11% करते हैं. 5 साल में इसकी वैल्यू होगी 1,51,00,000. ओके. तो अगर आपको 1.5 लाख की इनकम चाहिए 5 साल के अंदर अंदर, तो फिर या तो आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा या फिर आप होप कीजिए कि आपका घर थोड़े और महंगे में बिक जाए ताकि आपका जो प्रोसीड्स आफ्टर क्लियरिंग द लोन हो वो ज़्यादा हाई. आपको ये फिगर आउट करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है. अगर आपको जल्द से जल्द आना है तो शायद दोनों घर बेच के प्रोसीड्स लेके निकल जाओ, या फिर आप अपने एक्सपेंसेस कम कर दो और उससे अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दो. ओके. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप एक घर बेच सको और वो अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करो या सेव करो, तो फिर आपका ये गोल और भी जल्दी हो सकता है. बिकॉज देन योर मंथली सेविंग्स विल डबल. 3,000 से सीधा आप 5,500-6,000 हो जाएगी. अगर ये होती है तो फिर 24 लाख पर ईयर नहीं, आप 50 लाख पर ईयर इन्वेस्ट कर पाओगे. करेक्ट. उससे आपका ये बहुत इजीली गोल खत्म हो सकता है. 5 साल के अंदर अंदर या 7 साल के अंदर अंदर तो इजीली आप 6 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो लेके वापस इंडिया में आ सकते हो. राइट. थैंक यू सो मच हिमांशु. आपने हम सबको कनाडा की एक रियलिटी भी बताई, कनाडा का एक एक्चुअल पिक्चर बताया, एंड ये भी रियलाइज हुआ कि हाँ, कनाडा में हर बार जाके शायद एक अच्छी स्टोरी नहीं बनेगी. आपकी बन गई, बट आपने डाउन साइड्स भी बताया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अगर आप इस चैनल में नए हो तो हम हर हफ्ते अलग अलग लोगों से बात करते हैं और उनकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में थोड़ी सी मदद करते हैं. स्पेशल थैंक्स टू राइज बाय मोतीलाल ओसवाल फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो. अभी के अभी चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून. थैंक यू अंशुमन.